सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार कल्लोल भट्टाचार्य जी। सबसे पहले प्रोफेसर जोशी, इस बार जो ब्रिक्स समिट हो रहा है ब्राजील में, इसमें क्या खास बात है? कल्लोल जी, ब्रिक्स की जो ये शिखर वार्ता इस बार ब्राजील होस्ट कर रहा है, उसमें ब्राजील की तरफ से जो फोकस्ड, एक हम उसे स्लोगन कह लें या एरिया कह लें या थीम कह लें, वो ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस है। तो ग्लोबल साउथ की आवाज को और मुखर बनाने के लिए, एक उज्जवल ग्लोबल साउथ के लिए किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर जो ये ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, जिसमें कि ब्राजील है, रशिया है, भारत है, चीन है, साउथ अफ्रीका है, और पिछले वर्ष जो नए सदस्य देश जुड़े हैं जिनमें इजिप्ट है, इथियोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, यूएई है, तो इन तमाम सदस्य देशों के साथ किस तरह से ग्लोबल साउथ के जो विकासशील देश हैं वो अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स को, वैश्विक शांति और सुरक्षा को, एआई या साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को कैसे आगे लेकर के जा सकते हैं, ये एक फोकस्ड थीम दिखाई पड़ती है। और यदि हम ब्रिक्स की ओर देखें तो पूरे वैश्विक स्तर पर अब हमको इसमें प्रतिनिधित्व नजर आता है। बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, विश्व की जीडीपी का 35% कवर करता है, 46% दुनिया की पॉपुलेशन कवर करता है, दुनिया का 25% लैंड मास कवर करता है, और इसके माध्यम से विगत कई वर्षों से, पहला ब्रिक्स का समिट 2009 में हुआ था, इसके बाद से कई वर्षों से ब्रिक्स ने इस बात का प्रयास किया है कि जो ये विकासशील देश हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वो वेस्टर्न जो शक्तिवान देश हैं, इकोनॉमीज हैं, उनके पैरेलल वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ सकें, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे सकें। प्रोफेसर जोशी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बार बार ब्रिक्स के तरफ से उठाया गया है, और वो है ट्रेड इन लोकल करेंसीज, यानी कि जो नेशनल करेंसीज है ब्रिक्स मेंबर स्टेट्स, उन अपने जो करेंसी नोट है उसके जरिए वो अपना बिजनेस और ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि अगर ब्रिक्स ऐसा लोकल करेंसी ट्रेड में अगर कोई कदम उठाया, तो क्या कभी अमेरिका की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है और भारत के लिए उसमें कोई चिंता की विषय हो सकती है? कल्लोल जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। यदि हम ब्रिक्स की कॉमन करेंसी के उद्देश्य की ओर नजर डालें तो ये हमको एक लॉन्ग टर्म प्लान दिखाई पड़ता है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि रशिया और चीन के नेतृत्व में जो डी डॉलराइजेशन का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था किस प्रकार से डॉलर पर आधारित है, डॉलर का वर्चस्व है, तो फिर हम कहें कि अमेरिका का वर्चस्व है वैश्विक अर्थव्यवस्था में। तो इससे दूर जाने के लिए चीन और रशिया का ये प्रयास रहा है कि कैसे जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है वो डी डॉलराइज हो। वहीं भारत और जो अन्य ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, उनका उद्देश्य ये दिखाई पड़ता है कि डॉलर के फ्लक्चुएशन से कैसे उनकी करेंसी, जीडीपी और मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं, इससे कैसे बचाव हो सके। तो यही दो महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से ब्रिक्स, जिसको कि एक वेस्टर्न शक्तिवान देशों के ग्रुप्स के ऑल्टरनेटिव ग्रुप के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिक्स में लोकल करेंसी को आगे बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। इनको एक बेंचमार्क पर लाकर किस प्रकार से आगे कॉमन करेंसी को बढ़ावा दें, ये प्रयास ब्रिक्स का है। और अभी भारत की तरफ से यदि देखें तो भारत अपनी यूपीआई को लेकर के तमाम सदस्य देशों के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसको हम एक बेबी स्टेप कह सकते हैं कि कम से कम आपसी लोकल करेंसी में तो व्यापार हो। और भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। कई ऐसे देश हैं लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, साउथ ईस्ट एशिया के, यूरोप में, जहां पर हमारी यूपीआई सफलता पूर्वक लोकल करेंसीज में दूसरे देश के साथ में हम व्यापार कर पा रहे हैं। अभी हालांकि कॉमन करेंसी को लेकर ब्रिक्स की तरफ से कोई हमें ऐसी खबर या कोई ऐसा प्लान जो बिल्कुल नियर फ्यूचर हो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको डॉलर के दबाव से या डॉलर की प्रमुखता से मुक्त करने के लिए। प्रोफेसर जोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरो पहुंच गए हैं और भारत की ओर से बार बार जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में यूनिटी की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील पहुंचने से पहले अफ्रीका और कैरिबियन देशों का दौरा किया और उसके बाद वो नामीबिया जाएंगे भारत लौटते वक्त।
और उनका जो 5 नेशन का जो उनका टूर है, इसमें बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि दक्षिण की यानी कि ग्लोबल साउथ के जितने देश हैं उन सब में एकता होना बहुत जरूरी है। भारत के लिए इस ब्रिक्स समिट से किस तरह के डिलीवरेबल्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जहां तक ग्लोबल साउथ का सवाल? ग्लोबल साउथ के इन तमाम सदस्य देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे द्विपक्षीय संबंध हम देख सकते हैं और विगत कुछ वर्षों में भारत ने इनमें से कुछ देशों के साथ अपनी जो कूटनीतिक संबंध थे उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी परिणत किया। जैसे हम देखें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कल अर्जेंटीना में थे। 2019 में हमने अर्जेंटीना के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की। इन तमाम देशों की यदि आप और देखें कलोल जी, तो एक कॉमन एलिमेंट है अधिकांश देशों के बीच कि सभी ने कॉलोनियल रूल का दंश झेला है। आप अभी इन्हीं 5 देशों को देख लीजिए, घाना, ट्रिनिदाद एंड टबैगो की ओर देखिए, फिर आप अर्जेंटीना की ओर देखिए, ब्राजील की ओर देखिए, तो भारत के साथ बड़े महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और एक एंटी कॉलोनियल माइंडसेट वाला जो एलिमेंट जुड़ जाता है, तो यहाँ से वो एकता का सूत्र फिर हमें नजर आता है, जिसकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इन देशों के पास प्रचुर मात्रा में खनिज के, क्रिटिकल मिनरल्स के और देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हैं। और भारत जैसे देश के पास हम कहें कि एक बहुत बड़ा बाजार है, टेक्नोलॉजी है और आगे बढ़ने का जज्बा है। तो निश्चित तौर पर भारत यदि हम ग्लोबल साउथ के नजरिए से देखते हैं, जिसे सशक्त करने का प्रयास कर रहा है, तो फिर चाहे एक हम ग्लोबल लेवल पर हेल्थ केयर सिस्टम और हेल्थ फैसिलिटीज को आगे बढ़ाने की बात करें, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट की बात करें, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने की बात करें, क्योंकि अर्जेंटीना जैसा देश एक बड़ा सहयोगी देश है हमारा। पहलगाम अटैक के बाद अर्जेंटीना उन प्रमुख प्रथम देशों में से था जिन्होंने खुल करके भर्त्सना की पहलगाम पर हुए अटैक की। तो इन तमाम देशों के साथ भारत बहुत अच्छे आउटकम्स द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही स्तर पर लेकर आगे बढ़ सकता है। निश्चित तौर पर ये सारे वो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं जिनमें भारत आगे बढ़ना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, सहयोगी देशों की ओर देख रहा है। और जो वर्तमान हमें अपने आसपास की परिस्थिति नजर आती है, अब देखिए 2 युद्ध चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत भी चाहता है कि चाहे ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से देखें या आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से देखें, भारत अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। और साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि ग्लोबल साउथ के जो ये तमाम सदस्य देश हैं, ये भी सुरक्षित रहें और विकसित हों। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट है जिसकी ओर भारत देख रहा है। इस वक्त दुनिया में यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका सबसे ज्यादा जिक्र है, और इम्पोर्टेंस के हिसाब से अगर देखें तो वो सबसे बड़ा युद्ध है यूरोप के इतिहास में पिछले 80 साल में। आपको क्या लगता है, जॉइंट स्टेटमेंट आने वाले हैं, उसमें भारत का क्या पोजीशन होगा? क्योंकि हमने देखा एससीओ में भी जॉइंट स्टेटमेंट के समय भारत ने अपने आप को रोका कि उन्होंने किसी दूसरे देशों के बारे में बात करने से भारत एक न्यूट्रल पोजीशन लेता है हमेशा। मुझे लगता है कि एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की उपस्थिति से जो परिणाम आए, तो फिर भारत को जॉइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने से मना करने की एक बड़ी वजह मिली, क्योंकि उस जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम अटैक के बारे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी। जब हम ब्रिक्स के जॉइंट डिक्लेरेशन की बात करते हैं कल्लोल जी, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से विगत डिक्लेरेशंस रहे हैं, जो प्रमुख फोकस रहेगा जॉइंट डिक्लेरेशन का, वो भविष्य के रोड मैप पर मुझे लगता है कि होगा, जिसमें कि ये तमाम जो फोकस्ड एरियाज हैं और 60 से भी ज्यादा जो इंट्रा ग्रुप डायलॉग्स चल रहे हैं इस वक्त ब्रिक्स में, उससे जुड़ी हुई थीम, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे एआई की बात हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, एंटी टेररिज्म इनिशिएटिव्स की बात हो, मुझे लगता है इस पर बात होगी। और रही बात इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट की या इजराइल और ईरान युद्ध की, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर के चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि भारत एक और अपनी विदेश नीति के तहत फिलिस्तीन को मान्यता देता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत ने इजराइल पर हुए हमास के अटैक की निंदा भी की, भर्त्सना भी की। तो मुझे लगता है कल्लोल जी की ब्राजील की तरफ से भी इसी प्रकार का एक स्टैंड हमें देखने को मिलेगा। और चूंकि ब्राजील एक होस्ट कंट्री है, तो मुझे लगता है कि कंट्रोवर्शियल या इस प्रकार के इश्यूज से बचते हुए जॉइंट डिक्लेरेशन में जितने भी रोड मैप से संबंधित जो प्रायोरिटाइज्ड एरियाज हैं, जिसमें ये मेंबर नेशंस काम करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है उसको लेकर के एक्शन आइटम्स की बात होनी चाहिए। प्रोफेसर जोशी, एक सवाल ब्रिक्स के भविष्य के बारे में, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बार बार ये बात कह चुके हैं कि वो ब्रिक्स जैसे ऐसे जो ग्रुपिंग्स हैं, ऐसे ग्रुपिंग्स का वो समर्थन नहीं करते। और भारत के साथ बातचीत के दौरान भी अमेरिका के बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा कि भारत को ब्रिक्स के साथ इतना गहरा संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो
ऐसे समय में जहां पर पहले जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस थे, जो भले वो बराक ओबामा का हो या फिर दूसरे डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला प्रेसिडेंसी था 2016 के दौरान, उस वक्त भी इस तरह के एटीट्यूड हमें देखने को नहीं मिला। पर अब जो सुनने को मिल रहा है कि यूएस के तरफ से काफी नकारात्मक अप्रोच है ब्रिक्स के लिए, क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स का भविष्य इस वक्त दुनिया में एक स्टेबल और एक पॉजिटिव भविष्य होगा? पहली बात तो ये कल्लोल जी कि जब हम आज के वैश्विक राजनीति के अखाड़े को या ग्लोबल ऑर्डर को देखते हैं तो मल्टीपोलर दुनिया है। कोई एक हेजेमोनिक पावर या हम कहें कि एक सुपर पावर वैश्विक राजनीति को कंट्रोल नहीं कर रही, और निश्चित तौर पर अमेरिका और वेस्टर्न लॉबी के जो देश हैं वो ब्रिक्स को चीन और रशिया के चश्मे से देखते हैं। तो उनके लिए ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो तमाम ये पश्चिमी ताकतों के बनाए हुए संगठन है, जैसे G4 है, G7 है या G20 है, तो इनके कहीं ना कहीं पैरेलल या इनके सामने खड़ा हुआ वो ब्रिक्स को देखते हैं। और निश्चित तौर पर जब हम ब्रिक्स के एजेंडे की बात करते हैं, पिछले समिट्स में किस प्रकार के डिस्कशंस हुए उसकी बात करते हैं, या हम देखते हैं कि कैसे इसके माध्यम से चीन और रशिया डी-डॉलराइजेशन का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता करना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर फिर हमको दो खेमे आमने सामने नजर आते हैं। लेकिन यदि हम भारत को इसमें लेकर के आए तो भारत अपनी ऑल अलाइंड विदेश नीति के साथ बहुत ही सफलतापूर्वक वे तमाम देश जो भारत की ही तरह इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी में बिलीव करते हैं, नॉन अग्रेशन में बिलीव करते हैं, तो भारत उनके साथ हाथ से हाथ थामकर आगे बढ़ता जा रहा है। और भारत एक और G20 का भी सफलतापूर्वक सदस्य है, निष्पादन करता है। दूसरी ओर भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है, भारत SCO का भी सदस्य है। तो जहां तक भारत की बात आती है, मुझे लगता है कि भारत वो न्यूट्रलाइजर है, भारत वो पुल है जो ये जो दो खेमे हैं इनको जोड़ने का या करीब लाने का प्रयास अपनी तरफ से करता रहा है। तो मुझे लगता है कि ब्रिक्स का जो एजेंडा है वो मूलतः ग्लोबल साउथ की आवाज को मुखर बनाना, इन तमाम इमर्जिंग इकोनॉमीज को फर्दर डेवलपमेंट की ओर ले जाना, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। तो मुझे लगता है कि भारत सकारात्मक लक्ष्यों के साथ सहयोगी देशों के माध्यम से ब्रिक्स को भी आगे ले जाने में विश्वास करेगा। हमारे संवाददाता सुधींद्र ने भारत के राजदूत दिनेश भाटिया से बात की ब्रिक्स समिट के बारे में। India is the flag bearer of global governance reforms, and if you recall, the first summit of BRICS it took place on this agenda itself. This has been the core of the BRICS agenda all through from the inception of BRICS. India is a developing country, and in last 30 years we have moved to a level when we are the fourth largest economy in the world. Now with this fourth largest economy in the world with 1.45 billion population, we have a certain role to play in global dynamics, and in that we have to get our rightful place based on the contemporary realities of the new world, of the geopolitical order. प्रोफेसर जोशी, अगले साल ब्रिक्स का जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास होगा, और जो एजेंडा भारत को सेट करना है उस अगले लीडरशिप समिट के लिए, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए अगले साल जब भारत ब्रिक्स को लीड करेगा? निश्चित तौर पर हमने G20 की भी बहुत सफलतापूर्वक अध्यक्षता का निष्पादन किया था, और यदि आप G20 की जब अध्यक्षता हमारे पास थी तो हमारे उस समय के यदि आप प्रायोरिटीज को देखें, हमने 17 क्षेत्रों में उद्देश्यों को विभाजित कर दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम आगे लेकर के बढ़े थे, और जो हमारा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी उसके माध्यम से सामने आया था तो उसमें भी एक्शन आइटम्स की बात थी इन तमाम एरियाज को लेकर के जो आज वैश्विक स्तर पर प्रायोरिटाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मुझे लगता है कि जब हमारे पास अगले वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता आएगी तो उन्हीं मूल्यों के साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से सेट किए गए हैं उसके माध्यम से, चाहे फिर मानव अधिकार को सुरक्षित करने की बात हो, फूड सिक्योरिटी की बात हो, एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, हेल्थ केयर सिस्टम को आगे ले जाने की बात हो, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में प्रयास करने की बात हो, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात हो, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात हो, AI और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की, इसमें हम कैसे आगे जाएं इसकी बात हो, तो ये तमाम मुझे लगता है लक्ष्य लेकर के भारत आगे बढ़ेगा। G20 के माध्यम से हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को और मजबूत करते हुए बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की थी। मुझे लगता है ब्रिक्स की अध्यक्षता के माध्यम से भी हम इस प्रकार के कुछ नवीन प्लेटफॉर्म्स हो सकता है कि हम स्थापित करें। हमसे जुड़ने के लिए प्रोफेसर जोशी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कल्लोल जी। अभी आप सुन रहे थे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार कल्लोल भट्टाचार्य जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में।